गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका आर के केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं, बट जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी लिमिटेशंस है बोर एटॉमिक मॉडल को, उसको पढ़ते हुए आगे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम पढ़ेंगे। कैसे बोर्स के कमियों को दूर किया गया क्वांटम मैकेनिकल, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। तो चलिए पहले लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल देख लें। लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल क्या क्या है। पहली बात तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स आर अप्लाइड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे कि आप हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, लिथियम 2+ आयन ले सकते हैं, हीलियम प्लस आयन ले सकते हैं, ईटीसी। इनके जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम को बोहर के कॉन्सेप्ट के द्वारा, बोहर एटॉमिक मॉडल के द्वारा आसानी से एक्सप्लेन किया गया, इसमें नो डाउट। बट और भी जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे मैं आपसे कहूं कि लिथियम एटम का या ऑक्सीजन एटम के स्पेक्ट्रम को बोहर एटॉमिक मॉडल डिफाइन नहीं कर पाता है। सेकंड जो लिमिटेशंस है, जैसे देखा क्या गया, जो भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त किया जाए या इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो जो स्पेक्ट्रम था ये इसकी स्प्लिटिंग हो जाती थी। स्प्लिटिंग मतलब ये फाइन स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर जाता था, टूट जाता था। मतलब अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम मान लूं, मैंने मान लिया इस स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल है, एक एग्जांपल मान के मैं काम कर रहा हूं। अगर इसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो देखा कि जो 2 सिग्नल थे, 2 से अधिक सिग्नल प्राप्त हुए, कुछ उसमें बड़े थे, कुछ उसमें छोटे थे। इसे बोला गया फाइन स्पेक्ट्रम। और ये आपका स्पेक्ट्रम है, मतलब स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाते हैं। इस घटना को जीमान इफेक्ट कहा जाता है। जीमान इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो भी इंटरेक्शन होता है उसी को जीमान इफेक्ट कहा जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंटरेक्शन होता है, याद रहे मैग्नेटिक फील्ड यदि मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो उसे जीमान इफेक्ट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंटरेक्ट करता है उसे बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। ये तो बोर्स लिमिटेशंस है। अब इसे कैसे दूर किया गया, तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम आया। तो 2 मॉडल्स के द्वारा समझ सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो भी बोर्ड्स की शॉर्ट कमिंग्स थी, इस मॉडल के द्वारा दूर किया गया। इसमें 2 लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा। पहला जो भी प्रयास था वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट। ये इन दोनों लोगों के अकॉर्डिंग जो भी लाइट है, याद रखिएगा वो वेव नेचर की मानी गई है। लाइट को वेव नेचर मान के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मतलब ये है जिसमें हम लाइट को जो है कंटिन्यूअस फॉर्म मान लेते हैं, वेव नेचर मान लेते हैं, वही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जिसे वेव मॉडल या वेव मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो एक पुराना जो मैकेनिक्स है उसे क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, उसे आप जानते होंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बातें बताई हैं। तो कहीं कहीं चलते हैं, पढ़ते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैटर में माना गया कि ऑल द मैटर्स हैव द डुअल नेचर कैरेक्टर। ओके, इसे हम लिख सकते हैं डुअल नेचर ऑफ द मैटर इन 1924 में डी ब्रोगली ने दिया था। ये एक फिजिस्ट हैं, फ्रेंच फिजिस्ट हैं, और इनका पूरा नाम है लुइस डी ब्रोगली। पूरा नाम भी जानते रहिए, लुइस डी ब्रोगली। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, आइदर माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक। भाई देखिए, पार्टिकल्स को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पार्टिकल्स एक तो माइक्रोस्कोपिक और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर द लार्जर पार्टिकल्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर द वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी सी बाय नेकेड आई। जनरली इनको देखने के लिए आप ये कह सकते हैं केमिस्ट्री में तो माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज का करते हैं छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, उनकी पोजीशन को देखने के लिए। तो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। डी ब्रोगली ने कहा जो भी मैटर अगर मोशन फॉर्म में है दे हैव द डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर मींस बिकॉज दे हैव द मैटर, इट मींस दे हैव द पार्टिकल नेचर। जो भी मैटर होते हैं उनमें मास होता है, मास है तो पार्टिकल है, अर्थात तो पार्टिकल नेचर रखते हैं। साथ ही साथ जब मोशन फॉर्म में आ जाते हैं तो उनमें वेव नेचर भी आ जाता है, ये डी ब्रोगली ने कहा। अब जैसे अगर देखा जाए लाइट, आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने बताया 1905 में इन्होंने बताया कि लाइट में भी डुअल कैरेक्टर होता है, लाइट भी पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। ओके, अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E बराबर mc स्क्वायर होता है और प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इज इक्वल टू h न्यू। अगर देखें तो कहीं न कहीं ये लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम ही होना चाहिए। तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज है, लाइट में क्या है, मास है, मास मतलब पार्टिकल नेचर, मास मतलब पार्टिकल नेचर। और h न्यू मींस क्या, दे आर द फोटॉन। और ये अकॉर्डिंग टू प्लैंक light are composed of the smaller minute particles called photon or quanta। तो कहीं कहीं लाइट में पार्टिकल और वेव नेचर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, डी ब्रोगली ने कहा माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक दोनों में भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है। तो आइए डी ब्रोगली क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all particles when they are in motion have dual character can be proved like that, can be proved or can be derived like as। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, डी ब्रोगली ने दो इक्वेशन का सहारा लिया, आइंस्टीन का इक्वेशन लिया और प्लैंक इक्वेशन। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक E इक्वल टू h न्यू इक्वेशन सेकंड मान लिया। लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख सकता हूं m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। चूंकि हम जानते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इक्वल टू c अपॉन लेम्डा, तो न्यू की जगह मैं रख सकता हूं h c अपॉन लेम्डा m इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको लिख दूं लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। देखा जाए ये डी ब्रोगली इक्वेशन तो आ गया, बट दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द लाइट बिकॉज इन दिस इक्वेशन c इज प्रेजेंट, c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। इस इक्वेशन को, ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन है, मैं इसको लाइट पे अप्लाई केवल कर सकता हूं। क्योंकि मैं माइन्यूट पार्टिकल के लिए मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं तो c की जगह कुछ करना नहीं है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स as electron, proton, neutron, atom considered as v, मतलब इसका मतलब जो इस इक्वेशन में c है लाइट की वेलोसिटी उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं c को v के द्वारा, तो इक्वेशन देन मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv मिल गया। दिस इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, अब इसी इक्वेशन को मैं कई फॉर्म में चेंज भी कर सकता हूं, आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मुझे मिल गया लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, चूंकि हम जानते हैं सिंस mv इज इक्वल टू p मींस मोमेंटम। भाई मोमेंटम क्या, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मैं m मास का मान रहा हूं v वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसमें जो भी मोमेंटम होगा p। अब इस mv की जगह मैं p रख सकता हूं,
ओ आर करके लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब चूंकि एच क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, चलिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। एच क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हटा दूं तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, या लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इससे जो भी डिफिनेशन निकल के आएगी, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक, देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन माइक्रोस्कोपी भी लगाया जा सकता है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि चूंकि माइक्रोस्कोपी में भी आपको प्रूव करूंगा क्यों बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन द मोशन फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, डी ब्रोगली जो है कॉन्सेप्ट तब रहेगा, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, साथ साथ मोशन में होना चाहिए पार्टिकल। देयर वेवलेंथ lambda is inversely proportional to their momentum, ओके। इस तरह आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि किसके ऊपर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो उसकी कहानी को भी हम लोग समझ सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, लेमडा इट मींस वेव नेचर प्रोपोर्शनल टू पी में क्या है, पी मींस मोमेंटम में मास छिपा होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन पार्टिकल नेचर। इट मींस ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जैसे आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट में डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव का, सेम उसी तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है। इसे डुअल नेचर ऑफ द मैटर भी बोला जाता है, डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स भी कहते हैं, ओके। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है जरा देख लीजिएगा। अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसमें जाहिर सी बात यम माने मास मींस पार्टिकल होगा, और लेमडा मींस क्या होगा, लेमडा मींस वेव नेचर। यस तो कांस्टेंट है, अगर मैं उसको ये मान के चलो कि उसमें मोशन होना चाहिए, उसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास बढ़ाया जाए किसी पार्टिकल का तो उसका वेव नेचर कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे हमारा देखा जाए कंक्लूजन क्या निकला डी ब्रोगली इक्वेशन से, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम बी। मैं लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी है, या इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मास बढ़ेगा किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का तो लेमडा नेचर घटेगा, या मास तो हम कह सकते हैं मास बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूं वेलोसिटी में बढ़ा दूं, अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं बढ़ा दूं तो देखिए लेमडा क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन में है तो लेमडा डिक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ लें, वेलोसिटी लेमडा, जैसे मान लीजिए वेव नेचर यही है, ये वेव है, अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूं, वेलोसिटी बढ़ने पर होता, देखिए इसी डिस्टेंस को लेमडा बोला गया, इस डिस्टेंस को ये इसे बोलते हैं क्रेस्ट ट्रो, तो दो क्रेस्ट के नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूंगा तो जो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कहीं कहीं लेमडा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, डी ब्रोगली इक्वेशन में यदि मास बहुत ज्यादा हो जाए तो लेमडा नेचर जीरो भी हो सकता, बहुत कम हो सकता, इसलिए कहीं कहीं डी ब्रोगली इक्वेशन केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाईकेबल है, साथ ही साथ वही पार्टिकल पर अप्लाईकेबल है जो मोशन में हो। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है लेमडा, ये कहीं कहीं नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे कहीं डिपेंड नहीं करता, बस ये पार्टिकल के मास पर और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हमको पता चल चुका है डी ब्रोगली जो भी समीकरण लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, या इसी को मैं लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये तो क्लियर हो गया है, इक्वेशन साफ साफ बताता है क्या कि अगर मास बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लेमडा घटेगा, ओके, या मोमेंटम बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, मोमेंटम वही पी इज इक्वल टू एम बी। अब इस इक्वेशन को मैं और
कई फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए मैं इसको अदर फॉर्म में चेंज करता हूँ। मैं मान लेता हूँ जिस पार्टिकल में मुझे वेव और पार्टिकल नेचर पता करना है, डुअल नेचर, वो मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको इलेक्ट्रॉन ही मान लेता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ जब वो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी। अगर मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी E k, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ mv²। चलिए देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ और 2ek इज इक्वल टू mv²। इसको मैं लिख सकता हूँ 2ek इज इक्वल टू m²v² अपान m। अरे m को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे फिर वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2mek इज इक्वल टू m²v²। इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू v इज इक्वल टू √2mek। चलिए अब अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ mv इज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट क्या मिलेगा, देन लेमडा इज इक्वल टू h अपान, अरे भाई बराबर p है, बराबर p है, बराबर लिख सकते हैं √p की जगह 2m इंटू ई के। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है। ओके, मैं इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूं इसको। अगर मैं मान लूं इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको मैं चार्ज पार्टिकल, वैसे देखिए डी ब्रोगली में नेचर, पार्टिकल के नेचर से कोई लेना देना नहीं कि पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है। मैं न्यूट्रॉन भी ले सकता हूं। अगर मैं न्यूट्रॉन ले लेता हूं, चलिए अब जो लेकिन जो अगला इक्वेशन में डिराइव करना चाहता हूं वो चार्ज पार्टिकल के लिए, तो यहाँ न्यूट्रॉन नहीं लिया जाएगा। बाकी पहले सेकंड और फर्स्ट में न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं। तो यहाँ तो कोई चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन में मान लेता हूँ, प्रोटॉन और चार्ज पार्टिकल। अगर इस पर चार्ज क्यू हो, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर मैंने जो पोटेंशियल लगाया, जो बैटरी से मैंने पावर दिया, पोटेंशियल अगर मैं इसको मान लेता हूँ पोटेंशियल V है, तो अब देखिए जितना मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा किसी भी चार्ज पर, उसी हिसाब से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। तो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E के इक्वल टू हो जाएगी हाफ mv² इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। मैं लिख सकता हूँ इसको, V जहां हमारा पोटेंशियल है, अप्लाइड फील्ड है आप कह सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे इक्वेशन सेकंड में, देन लेमडा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h अपान √2m इंटू Q इंटू V। ओके, ये मैं एक थर्ड इक्वेशन आपके सामने निकल के आया। थर्ड इक्वेशन देखिए, इसी पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से। अगर इस थर्ड इक्वेशन में मुझे सब की वैल्यू पता हो तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जरा देखिए भाई। मैं मान लेता हूं कि हमारा जो पार्टिकल है, इसको आप लिख लिए होंगे, मैं मान लेता हूं अगर पार्टिकल प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर। अब अगर इस सब वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 12.27 अपान √v इन एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, आपको सीधे सीधे भी अगर पोटेंशियल दिया गया हो तो लेमडा की वैल्यू रखो, लेमडा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए लेमडा चूंकि वेवलेंथ है, वेव की लंबाई है, तो इसे मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, उस इनके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये मूविंग स्टेट में अगर है तो इनमें वेव नेचर होता है। जबकि वहीं बोहर ने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को बोहर ने माना था पार्टिकल नेचर। खैर अब हम लोग आगे भी वेव नेचर की मानकर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को पढ़ेंगे, और जब वेव नेचर मान लेते हैं तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।